जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको 5 क्वेश्चंस है बस, यही क्वेश्चंस आपको बार बार आते हुए दिखेंगे। बैलेंस लोड, अनबैलेंस लोड, ये 3-4 बार अब तक पेपर में आया हुआ क्वेश्चंस है। हर एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चंस है ये, और क्वेश्चन भी वही वही है। क्या क्या? उनके कंस्ट्रक्शंस, उनके एप्लीकेशंस और उनके मेंटेनेंस, खत्म। हाँ, हेलो, नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गोगरे सर। आप सभी का आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आईएलटीएस इंजीनियर पर स्वागत है। आज हम बीडब्ल्यू सब्जेक्ट के लिए एंडसेम स्ट्रैटेजी पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द स्ट्रैटेजी। अब बैकलॉग लगने का कोई चांस ही नहीं है, बस कितना स्कोर करना है ये सोच लो। 15 साल की मेहनत और 2 लाख से ज्यादा बच्चों के ट्रस्ट से बना ये आईएलटीएस इंजीनियर अपने प्रीमियम, क्यूरेटेड एंड यूनिवर्सिटी वाइज अपडेटेड कोर्सेज लेके आ रहा है सिर्फ आपके लिए। जी हाँ, अब आपके इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में ये आईएलटीएस इंजीनियर रहेगा हमेशा आपके साथ। ज्वाइन अस नाउ एट आईएलटीएस इंजीनियर। थैंक यू। तो आज हम यहाँ पर यूनिट वाइज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो उस हिसाब से करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाहर आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जो भी थ्योरी क्वेश्चंस रहेंगे वो कुछ डेरिवेशंस के फॉर्म में रहेंगे, कुछ डेफिनेशंस रहेंगे, और एक एक न्यूमेरिकल जो कि 8 या 6 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आता है। तो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी भी हम आज डिस्कस करेंगे। एक पेपर भी हमने लास्ट जो अब आया है 2024 का पेपर जनवरी में, वो भी हम थोड़ा सा पेपर क्वेश्चन पेपर के मार्किंग स्कीम वाइज हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो यूनिट वाइज हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या यूनिट के ऊपर आपका क्या क्या प्रिपरेशन होना चाहिए। कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बच्चों, 5-5, 6-6 क्वेश्चन से बस उतने करके जाएंगे तो आपको वही क्वेश्चंस रिपीट मिलेंगे। सो वी विल बिगिन विद दिस। तो यूनिट वाइज हम यहाँ पर इसे पढ़ने जा रहे हैं। तो यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है सिंगल फेज एसी सर्किट। तो इसमें ये जो जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको 5 क्वेश्चंस है बस, यही क्वेश्चंस आपको बार बार आते हुए दिखेंगे। अगर आपके पास 4 पिछले क्वेश्चन पेपर आपके पास अगर हार्ड कॉपी है तो उनको आप हार्ड कॉपी करके सामने रखिए और यही क्वेश्चंस आप पाएंगे वहां पर। तो क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे? तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, ऑब्टेन द एक्सप्रेशंस फॉर करंट एंड पावर इफ V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस 3 कंपोनेंट्स के लिए है, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ये हमारे कोर्स में हमने डिटेल में वहां पर वो प्रूव करके रखे हैं। इधर ये रेजिस्टेंस के लिए आ सकता है, इंडक्टेंस के लिए आ सकता है, कैपेसिटेंस के लिए आ सकता है। ये तीनों में से एक प्रूफ आपको जनरली पेपर में पूछा हुआ आपको दिखेगा। उसके बाद RL या RC सर्किट के ऊपर ऐसे ही 2 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। डिराइव द एक्सप्रेशंस फॉर पावर when V is equal to VM sin of omega t is applied across either RL सर्किट either RC सर्किट। RL या RC दोनों में से किसी भी एक के ऊपर आपको ये क्वेश्चंस बहुत से पेपर में दिखता है, और उनके फेजर डायग्राम भी वहां पर आपको बढ़ा के रखे, वो सब आपको वहां से देख के करना है। तीसरा क्वेश्चन है ये कुछ डेफिनेशंस। तो ये बहुत बार रिपीट हुए अल्टरनेट पेपर या वगैरह में। तो डेफिनेशंस वही है, एडमिटेंस, इंपिडेंस, कंडक्टेंस, सस्पेक्टेंस, उनके पावर ट्रायंगल, उनके वोल्टेज ट्रायंगल, उनके इंपीडेंस ट्रायंगल, उनके एडमिटेंस ट्रायंगल, उस हिसाब से ये भी पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा है RLC सीरीज सर्किट के ऊपर कि व्हाट इज सीरीज रेजोनेंस एंड डिराइव द एक्सप्रेशंस ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सीरीज रेजोनेंस मतलब क्या? व्हेन XL इज इक्वल टू XC, Z इज इक्वल टू R, पावर फैक्टर बिकम्स 1, द कंडीशन इज कॉल्ड एज द सीरीज रेजोनेंस। और उसके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला FR इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट LC। ये 4 या 6 ऐसे अल्टरनेट मार्क्स के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। और लास्ट में तीनों पावर के डेफिनेशंस और उनके यूनिट्स, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपीरेंट पावर। एक्टिव पावर का फॉर्मूला वही उसका डेफिनेशन है, जैसे कि एक्टिव पावर के लिए V इंटू आई इंटू कॉस ऑफ फाई, रिएक्टिव के लिए V इंटू आई इंटू साइन ऑफ फाई, अपीरेंट के लिए V इंटू आई। उनके यूनिट्स, एक्टिव पावर के लिए यूनिट होगा आपका वैट, रिएक्टिव पावर के लिए आपका यूनिट होगा VAR मतलब वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और अपीरेंट पावर के लिए यूनिट होगा आपका VA वोल्ट एम्पियर। उस हिसाब से उनके यूनिट भी वहां पर पूछे हैं। तो ये 3 यूनिट यहाँ पर है। तो इसमें से बस यही क्वेश्चंस आपको रिपीट दिखेंगे। अभी हम अगला यूनिट डिस्कस करते हैं जिसका नाम है 3 फेज AC और ट्रांसफर। अभी तीसरे यूनिट के ऊपर कोई कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। सबसे पहले हम यूनिट नंबर 4 में क्या क्या बिट्स आते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला यूनिट है आपका 3 फेज AC सिंगल फेज के बाद। तो यहाँ पर ये डेफिनेशंस बहुत से पेपर में अभी जनवरी 2024 में भी ये डेफिनेशंस आ चुके हैं। फेज सीक्वेंस, बैलेंस लोड, अनबैलेंस लोड, ये 3-4 बार अब तक पेपर में आए हुआ क्वेश्चंस है। एडवांटेजेस ऑफ द 3 फेज सिस्टम और द सिंगल फेज सिस्टम। 3 फेज के सिंगल फेज के ऊपर एडवांटेज क्या है कि वो मोर आउटपुट देता है, इफिशियंसी हायर होती है, पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। सो दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ 3 फेज।
आगे रिलेशन बिटवीन फेज वैल्यू एंड लाइन वोल्टेज आइदर स्टार या डेल्टा। तो थ्री फेज में हमारे दो सर्किट होते हैं, एक स्टार सर्किट होता है, एक डेल्टा सर्किट होता है। दोनों में से कोई भी एक प्रूफ बहुत से पेपर में पूछा जाता है, आइदर स्टार के लिए पूछते या आइदर डेल्टा के लिए पूछते। स्टार में होता है VL इज इक्वल टू √3 वी पेज, IL इज इक्वल टू आई पेज। वही प्रूफ हम डेल्टा में करते हैं, VL इज इक्वल टू वी पेज एंड IL इज इक्वल टू √3 आई पेज। दोनों में से एक प्रूफ डेफिनेटली आता है, मतलब आता है स्टार या डेल्टा के ऊपर। दोनों क्वेश्चंस मैंने कंबाइन करके यहाँ पर लिखे, दोनों के फेजर डायग्राम, दोनों का प्रूफ आपको वहां से करना है। अगला, व्हाट इज द फेज सीक्वेंस इन थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम में फेज सीक्वेंस क्या है, तो ऐसा भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछा हुआ है। तो फेज सीक्वेंस मतलब क्या, द वे बाय विच वी आर गिविंग द सप्लाई टू द थ्री फेज सिस्टम इज कॉल्ड एज द फेज सीक्वेंस। जनरल फेज सीक्वेंस है आपका RYB, कलर कोडिंग के हिसाब से वो फेज सीक्वेंस सेट है, तो वो होता है RYB, मतलब रेड, येलो एंड ब्लू। बस इतने ही क्वेश्चंस आपको थ्री फेज के ऊपर करके रखने। ये भी आप उसी पेपर में से कंफर्म करके देख सकते हैं कि यही क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं, आपको दिख जाएगा वहां से। इसके साथ यूनिट नंबर 3 में थ्री फेज के साथ हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर। जनरली ना ट्रांसफार्मर के ऊपर पिछले 5 साल में सिर्फ 3 ही न्यूमेरिकल आए हुए हैं, सिर्फ 3 ही न्यूमेरिकल आए हैं। अदरवाइज जनरली इसके ऊपर थ्योरी पार्ट ही पूछा गया है। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, डिराइव द EMF इक्वेशंस ऑफ द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। हर एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 6 मार्क्स के लिए, डिराइव द EMF इक्वेशंस ऑफ द ट्रांसफार्मर। अगला है लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। ये भी क्वेश्चन हर एक पेपर में ऑलमोस्ट आपको दिखेगा, कुछ एक आध पेपर में नहीं आया हुआ होगा। तो लॉसेस क्या होते हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। क्वेश्चन ऐसे होता है वहां पर इसके ऊपर कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉसेस, इन विच पार्ट दे विल ऑकर्स एंड हाउ टू मिनिमाइज देम। वो किस पार्ट में डेवलप होते हैं और उनको कैसे कम करना है, वो पूरा के पूरा हमने थ्योरी में वहां पर बताया हुआ पार्ट है कि लॉसेस क्या होते हैं, वो कौन से पार्ट में जनरेट होते हैं, उसको कैसे मिनिमाइज करते हैं। आगे अभी के पेपर में वोल्टेज रेगुलेशंस और एफिशिएंसी के डेफिनेशंस पूछी है 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद ये कोर और शेल का ट्रांसफार्मर के बीच में का डिफरेंस अब तक एक भी पेपर में आया नहीं है, मगर 2019 से पहले जो पेपर आते थे उसमें ये क्वेश्चंस हमेशा आता था, कोर और शेल के बीच में डिफरेंस। इस बार मुझे लगता है कि आप ये ठीक से करके रखिए, कोर और शेल के बीच का डिफरेंस। और लास्ट है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर के ऊपर क्वेश्चंस, एक पेपर में इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आया हुआ है। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है। बस ये क्वेश्चंस अब तक पूछा नहीं है, कोर और शेल के बीच में डिफरेंस आप ठीक से करके रखिए, शायद इस बार आ सकता है। मगर ये EMF इक्वेशंस, लॉसेस और ये ऑटो ट्रांसफार्मर, ये फ्रिक्वेंटली पूछे हुए क्वेश्चन से लास्ट के 5 ईयर्स में। तो ये था यूनिट नंबर 4 के ऊपर का स्ट्रॅटेजी, 3 फेज AC और ट्रान्सफॉर्मर। युनिट नंबर 5 DC सर्किट, ह्याच्यावरती तर एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन्स आहे थेरीचे बिट्स जर आपण विचार केला तर। क्वेश्चन्स काय काय आहे, स्टेट अँड एक्सप्लेन KCL अँड KVL यांच्या स्टेटमेंट द्यायचे आहेत, त्याचा प्रूफ द्यायचा आहे KCL आणि KVL साठी। त्याच्यानंतर डिफाइन द टर्म्स, ह्या डेफिनेशन्स बऱ्याच वेळा पेपरला विचारलेले आहेत। ऍक्टिव्ह पॅसिव्ह नेटवर्क, लिनियर नॉन लिनियर नेटवर्क, युनिलॅटरल बायलॅटरल नेटवर्क, याच्यातही कुणाला काही इश्यू असेल तर मला व्हॉट्सअपला मेसेज करा, मी तुम्हाला पाठवतो त्या। डिफाइन अँड ड्रॉ द आयडियल अँड प्रॅक्टिकल व्होल्टेज आणि करंट सोर्स, हा क्वेश्चन 2-3 वेळा विचारलेला आहे की व्होल्टेज सोर्स प्रॅक्टिकली आणि आयडियली कसा दाखवतात, करंट सोर्स प्रॅक्टिकली आणि आयडियली कसं दाखवतात अलॉंग विथ देअर ग्राफ्स, जे की आपल्या थेरी बिट्स मध्ये असतील। आणि हा प्रूफ प्रत्येक पेपरला विचारलेला आहे रे, डेल्टा टू स्टारच्या कन्व्हर्जनचा प्रूफ। ओके, 2 प्रूफ आहेत ऍक्च्युअली इथे, स्टार टू डेल्टा आणि डेल्टा टू स्टार, पण त्यापैकी फक्त आतापर्यंत मागच्या 4 वर्षामध्ये डेल्टा टू स्टारच विचारलेला आहे, स्टार टू डेल्टा विचारलेला नाही। तर यावेळी स्टार टू डेल्टाचा सुद्धा प्रूफ तुम्ही प्रॉपरली ध्यानात ठेवा। डेल्टा टू स्टार कंटिन्युअसली विचारलेला आहे, यावेळेस कदाचित स्टार टू डेल्टाही टाकू शकतात, तोही सोपा आहे याच्यासारखाच। आणि पुढे आहे स्टेट अँड एक्सप्लेन द थेरम्स, जसं की सुपरपोजिशन थेरम, थेवेनिन्स थेरम यांच्या स्टेटमेंट द्यायच्या, त्यांचं एक एक्झाम्पल द्यायचं, अँड हाऊ टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स ऑर न्यूमेरिकल बाय युजिंग थेरम्स। जसं की सुपरपोजिशन थेरम मध्ये काय स्टेप्स असतात की एक सोर्स लावा, दुसरा रिमूव्ह करा, त्यावेळेसचा करंट काढा, त्याला I डॅश म्हणा, दुसरा सोर्स लावा, पहिला रिमूव्ह करा, त्यावेळेसच्या करंटला I डबल डॅश म्हणा, दोन्ही करंटची ॲडिशन करा, तो तुमचा फायनल आन्सर असतो। थेवेनिन्स थेरम मध्ये आपल्या काय प्रोसिजर असतात, ह्या प्रोसिजर तुमच्या थेरी पार्ट मध्ये विचारले असतील तर त्या तिथे एक्सप्लेन करायचे आहे। तर थेवेनिन्स थेरम मध्ये आपल्याला 2 अननोन पॅरामीटर काढायचे असतात, एक असतो थेवेनिन्स रेजिस्टन्स RTH, दूसरा असतो थेवेनिन्स व्होल्टेज VTH। सो यू हॅव टू एक्सप्लेन द प्रोसिजर फॉर फाइंडिंग द व्हॅल्यू ऑफ RTH अँड VTH। RTH शोधण्यासाठी काय प्रोसिजर आहे, रिमूव्ह लोड, शॉर्ट
remove the sources and find the resistance between removed load terminal. That single resistance is called as the Thevenin's resistance. जी की आपण थेअरीमध्ये ते त्या ठिकाणी सर्व घेतलेलं आहे. न्यूमरिकल त्या टाईपचे त्या ठिकाणी आपण बघितलेले आहेत. थेवेनिन्स थेरम मध्ये आपल्याला एकदा आरटीएच आणि व्हीटीएच आला की शेवटी आपण त्याचं इक्विव्हॅलंट सर्किट ड्रॉ करतो अँड बाय दॅट इक्विव्हॅलंट सर्किट वी आर फाइंडिंग द व्हॅल्यू ऑफ IL by the relations IL is equal to VTH upon RTH plus RL and you will get the final answers by the Thevenin's theorem. अशा पद्धतीने सुपरपोजिशन्स आणि थेवेनिन्स थेरम साठीची थेरी म्हणून एक्सप्लेनेशन साठी आलं तर एक एक्झाम्पल घेऊन त्याला एक्सप्लेन करायचं किंवा जनरली ह्याच्यावरती आपल्याला न्यूमरिकल आलेले दिसतात तर केव्हीएल वरती कंपल्सरी पेपरला एक न्यूमरिकल येतो सुपरपोजिशन किंवा थेवेनिन्स वरती एक न्यूमरिकल कंपल्सरी टाकतात ओके आयदर सुपरपोजिशन येतो किंवा आयदर थेवेनिन्स येतो एखाद दोन पेपरला आपण असंही बघितलंय की थेवेनिन्स आलेला आहे सुपरपोजिशन आलेलं आहे आणि केव्हीएल सुद्धा न्यूमरिकल स्वरूपात आलेला आहे ओके बस एवढेच क्वेश्चन्स आहे डीसी सर्किट वरती केसीएल केव्हीएल नेटवर्क थेरमच्या डेफिनेशन्स आयडियल प्रॅक्टिकल व्होल्टेज आणि करंट सोर्स त्याच्यानंतर ह्या बेसिक डेफिनेशन्स ऍक्टिव्ह पॅसिव्ह लिनियर नॉन लिनियर युनिलॅटरल बायलॅटरल नेटवर्क यांच्या डेफिनेशन्स एवढेच क्वेश्चन्स या युनिटवरती आपल्याला पेपरला फ्रिक्वेंटली विचारलेले आहे आणि अदरवाईज दोन न्यूमरिकल्स दोन्ही युनिटमध्ये 8-8 मार्कासाठी येतात वी विल बिगिन विथ दी लास्ट यूनिट दैट इज यूनिट नंबर 6 पूरा थेरोटिकल पार्ट है बैटरी कंपलसरी दोनों बिट में दोनों क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में इनके और एक दूसरे के साथ आते हैं एक में लीड एसिड पूछा तो दूसरे में लिथियम आयन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन भी वही है क्या क्या उनके कंस्ट्रक्शंस उनके एप्लीकेशंस और उनके मेंटेनेंस खत्म 2-3 ही बिट है बैटरी के ऊपर आगे अगले कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि डिफाइन रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिफाइन रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस मतलब क्या द सब्सटेंस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट उसका फॉर्मूला लिखना है आपको R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन एरिया उसका यूनिट है ओहम रेजिस्टिविटी मतलब क्या रेजिस्टेंस हैविंग द एरिया एंड लेंथ दैट इज कॉल्ड एज द रेजिस्टिविटी उसका यूनिट से आपका ओहम डैश मीटर और वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड है तो लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड है अगला डिफाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा की डेफिनेशंस आपको यहाँ पर पूछी हुई है अल्फा की डेफिनेशंस होती है इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस टू द इनिशियल रेजिस्टेंस टू द चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस उसको ही दूसरा नाम है TCR ये मतलब क्या है TCR टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम क्या बोलते हैं RTC रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोथ आर सेम आगे यही प्रूफ अल्फा 2 3 या 4 पेपर में पूछा हुआ प्रूफ है सब पेपर में ये अल्फा 2 वाला प्रूफ पूछा हुआ है यहाँ पर तो बस ये अल्फा 2 वाला प्रूफ आप ठीक से करके रखें यही प्रूफ बार बार पूछा हुआ है यही करके रखेंगे एक्चुअली सिलेबस में हमारे कोर्स में हमने सभी प्रूफ लिए हैं वहां पर आपको वो पूरे करने नहीं है बस ये अल्फा 2 वाला करके रखिए तो ये प्रूफ कैसे प्रूव होता है कि इनिशियल टेम्परेचर T1 फाइनल टेम्परेचर T2 इनिशियल रेजिस्टेंस R1 फाइनल रेजिस्टेंस R2 उनको लेके एक रिलेशन बनता है R2 बाय R1 के फॉर्म में उसके बाद वही रेजिस्टेंस हम कूल करते जाते हैं T2 से लेकर T1 तक तो उस केस में दूसरा इक्वेशन जो बनता है R2 बाय R1 का दोनों के RHS इक्वेट करो और सॉल्व करो आपको ये अल्फा 2 का प्रूफ मिल जाता है हमारे कोर्स में ये है इसके अलावा 3-4 और प्रूफ लिए हैं मगर वो अब तक पूछे नहीं है तो उसको करने की जरूरत नहीं है सिर्फ ये अल्फा 2 वाला प्रूफ करके रखिए आप आगे ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लीड एसिड बैटरी उनके दोनों के बीच में डिफरेंस उनके मेंटेनेंस प्रोसीजर और ये वाला क्वेश्चन ये ठीक से करके रखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस का प्रूफ ऑलमोस्ट हर पेपर में पूछा हुआ प्रूफ है डिराइव द इक्वेशंस फॉर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस आ रहा है तो क्वेश्चन ऐसे होता है व्हाट इज इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड डिराइव द प्रूफ ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंसुलेटर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस और उसका प्रूफ होता है RI इज इक्वल टू रो आई अपॉन 2 पाई एल लॉग एन R2 अपॉन R1 तो वो प्रूफ हमें पूछा हुआ है वो हमारे कोर्स में हमने बना के रखा है ये ठीक से करके रखिए हर एक पेपर में ये दिखा है और लास्ट वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन द वेरियस मटेरियल यूज्ड फॉर एनोड कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि लीड एसिड में एनोड का मटेरियल होता है PbO2 जिसे हम लीड पैरोक्साइड बोलते हैं कैथोड का मटेरियल होता है लीड मतलब Pb और इलेक्ट्रोलाइट होता है H2SO4 ये होता है लीड एसिड में उनके मटेरियल के नाम एनोड कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट के लिए दूसरा लिथियम आयन बैटरी में एनोड का मटेरियल होता है मतलब पॉजिटिव प्लेट का मटेरियल होता है लिथियम कोबाल्ट उसके बाद नेगेटिव का मटेरियल मतलब कैथोड का मटेरियल होता है वहां पर कार्बन और ग्राफाइट और वो जो दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट जिसमें केमिकल रिएक्शन बनती है वहां पर उस चीज का मटेरियल जो होता है वो कार्बोनेट मटेरियल होता है डाइथिलीन कार्बोनेट और इथिलीन कार्बोनेट करके मटेरियल इलेक्ट्रोलाइट के होता है
बस उनके नाम यहाँ पर पूछे हैं आपको कभी किसी पेपर्स में, बस इतने ही क्वेश्चंस इसके ऊपर है। इस क्वेश्चंस में थ्योरी बिट ज्यादा है आपके, और एक न्यूमेरिकल 8 मार्क्स के लिए दोनों क्वेश्चंस में पूछा जाता है। इधर वो वर्क पावर एनर्जी के ऊपर होता है या आरटीसी के ऊपर होता है, बस दो ही टाइप के न्यूमेरिकल इसमें आते हैं। सभी न्यूमेरिकल हमने वहां पर करके रखे हैं। उसमें वो भी न्यूमेरिकल आया हुआ है, कौन सा, मंथली इलेक्ट्रिकल बिल कैलकुलेशंस का, जो हमारे उसमें हमने कव्हर अप करके रखा है। एक पेपर आहे, आता हा पेपर जस्ट मागच्या वेळेसचा पेपर आहे, जानेवारी 2024 ला विचारलेला। एक जस्ट पॅटर्न साठी म्हणून आपण ह्याला डिस्कस करूयात। बघा आता क्वेश्चन नंबर 1 काय दिसतोय तुम्हाला, आरएलसीचा सिरीज रेझोनन्स वरती तुम्हाला एक्सप्रेशन्स ऑफ रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सीचं 4 मार्काला बीट विचारलं। त्याच्यानंतर क्वेश्चन्स विचारलेले आहे तुम्हाला इंडक्टरसाठी, प्युअर इंडक्टरसाठी त्याच्या कुणाला विचारलेलं आहे त्यांनी, व्होल्टेज अक्रॉस सायनुसाइडल फॉलोइंग एक्सप्रेशन्स फॉर करंट, करंटचा प्रूफ विचारलेला आहे, फेजर डायग्राम वेवफॉर्म, व्होल्टेज ऑफ करंट आणि एक्सप्रेशनची, एक्सप्रेशन्स ऑफ इन्स्टंटेनियस पॉवर, पॉवरचं इक्वेशन आहे, करंटचं इक्वेशन विचारलेलं आहे तुम्हाला कुणासाठी, प्युअर इंडक्टरसाठी। इंडक्टरसाठी करंटचं इक्वेशन काय असतं, I इज इक्वल टू IM साइन ऑफ ओमेगा टी मायनस π/2, ओके, आणि कॅपॅसिटरमध्ये ते काय असतं, प्लस π/2 असतं। तो क्वेश्चन्स विचारला 6 मार्काला, आणि एक 8 मार्काचा न्यूमेरिकल विचारलेला आहे। कुठल्या पॅटर्न वरती आहे बघा बरं, रेजिस्टन्स दिलाय आणि रिएक्टन्स दिलाय 32 ओहम, आणि आपल्याला शोधायचं आहे फ्रिक्वेन्सी, RMS व्हॅल्यू ऑफ द करंट, पॉवर फॅक्टर आणि इक्वेशन्स ऑफ द करंट। कॉइल म्हटलं तर हा कुणावरती आहे न्यूमेरिकल, RL सर्किट वरती न्यूमेरिकल आहे 8 मार्काला, आणि 2 बीट थेअरीचे आले आहेत 4 आणि 6 मार्काचे। या सर्व टाइपचे न्यूमेरिकल आपल्या लिस्टला तुम्हाला कोर्समध्ये दिसतील। त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन्स, स्टेट द पॉवर फॅक्टर इन केस ऑफ द फॉलोइंग, ह्याच्या ऑरला विचारलेला क्वेश्चन्स किती मार्काला आहे, 4 मार्काला। तर पहिला क्वेश्चन्स आहे प्युअरली रेजिस्टिव्ह सर्किट, इन केस ऑफ प्युअरली रेजिस्टिव्ह सर्किट पॉवर फॅक्टर बिकम्स 1, cos phi इज इक्वल टू 1। इंडक्टिव्ह सर्किटमध्ये cos phi हा लॅगिंग नेचरचा असतो, सो cos phi इज लॅगिंग। इन केस ऑफ कॅपॅसिटिव्ह सर्किट cos ऑफ phi म्हणजे पॉवर फॅक्टर हा लीडिंग नेचरचा असतो, आणि RLC सिरीज सर्किट अंडर रेझोनन्स इट इज ऑल्सो हॅव्हिंग द युनिटी पॉवर फॅक्टर। मग एवढे उत्तर लिहायचे आहे तुम्हाला 4 मार्कासाठी, ओके। बरं, पुढे विचारलं ऑब्टेन द एक्सप्रेशन्स फॉर RC सिरीज सर्किट, RC वरती थिअरीचा बीट आलेला आहे, कशासाठी, त्याच्या पॉवरच्या रिलेशन्सला, P इज इक्वल टू V इंटू I इंटू cos ऑफ phi डिराईव्ह करायला। आणि ह्याच्यासोबत बघा तिसरा प्रॉब्लेम विचारलेला आहे RLC सिरीज सर्किट वरती 8 मार्काला, म्हणजे पहिल्या क्वेश्चन्स मध्ये 8 मार्काला RL वरती प्रॉब्लेम्स, त्याच्या ऑर मध्ये सेकंड क्वेश्चन्सला 8 मार्कासाठी RLCच्या वरती न्यूमेरिकल विचारले आहे, अलॉंग विथ 2 थेअरी बिट्स फ्रॉम इच ऑफ द क्वेश्चन्स। क्वेश्चन नंबर 3 कशावरती असेल बरं, 3 फेज AC आणि ट्रान्सफॉर्मर वरती हा क्वेश्चन्स असेल तुमचा। त्याच्यात काय क्वेश्चन्स विचारले बघा, डिफाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग डेफिनेशन, सिमेट्रिकल AC सप्लाय, फेज सिक्वेन्स, बॅलन्स लोड यांच्या डेफिनेशन्स 3 मार्काला विचारल्या। मगाशी मी म्हटलेलं तुम्हाला बघा, EMF इक्वेशन्स ऑफ ट्रान्सफॉर्मर विचारलेला आहे, E1 इज इक्वल टू 4.44 F इंटू 5M इंटू N1, लाईकवाईज फॉर द E2 4.44 F 5M इंटू N2, ओके। तर ते डेरिव्हेशन्स आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे। आणि 3 पेजच्या कुणावरती विचारलाय न्यूमेरिकल बघा, डेल्टावरती, किती मार्काला विचारलाय, 8 मार्काला न्यूमेरिकल। ऑलमोस्ट सेम पॅटर्न दिसतोय बघा, 3 आणि 6 मार्काला एक थेअरीचं बीट आणि 8 मार्काला न्यूमेरिकल, कुठल्या लोडवरती, डेल्टा लोडवरती। ह्याच्या ऑरच्या क्वेश्चन्सला काय विचारलं बघा, थेअरी बिट्स म्हणून ऑटो ट्रान्सफॉर्मर वरती थेअरी क्वेश्चन्स विचारला। पुढे 3 फेज डेल्टाचा प्रूफ विचारलेला आहे, डेल्टा लोडचा प्रूफ विचारलेला आहे 6 मार्कासाठी, आणि ट्रान्सफॉर्मर वरती एक 8 मार्काला न्यूमेरिकल। ह्याचा अर्थ काय की ह्याच्या पहिल्या क्वेश्चन्स मध्ये, क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये डेल्टा 3 फेज डेल्टा वरती एक न्यूमेरिकल, आणि ह्याच्या ऑरला ट्रान्सफॉर्मर वरती एक न्यूमेरिकल, दोघे न्यूमेरिकल किती मार्काला विचारलेत, 8 मार्क्ससाठी, अँड रिमेनिंग 2 बिट्स विल बी देअर फॉर द थेअरी क्वेश्चन्स, दॅट्स ऑल। बरं, पुढचा क्वेश्चन नंबर 5, अँड त्याचा ऑर कोण असेल, क्वेश्चन नंबर 6 असेल, ओके। तर हा जनरली DC सर्किट वरती आहे। तर बघा 3 मार्कासाठी KVL ची डेफिनेशन्स विचारलेली आहे, किर्चॉफ्स लॉ ची डेफिनेशन विचारलेली आहे, डेल्टा टू स्टारचा प्रूफ विचारलेला आहे 6 मार्काला, आणि थेव्हनिन्स वरती न्यूमेरिकल विचारलेला आहे। आता ह्या प्रॉब्लेम्स मध्ये बऱ्याच लोकांना कन्फ्युजन असं झालं होतं की ह्या पॅरललचं काय करायचं, तर ह्याचा एक रेजिस्टन्स करायचा आणि ह्याचा एक करायचा। ह्या रेजिस्टन्सचा पॅरलल 8 पॅरलल टू 8 इट विल बिकम्स 4 ओहम, अँड फ्रॉम दिस साइड 4 पॅरलल टू 4 इट विल बिकम्स 2 ओहम। यांना सिंगल करून घ्यायचं पॅरललच्या ठिकाणी आणि मग सोडत जायचं, 2 लूपचा नॉर्मल प्रॉब्लेम तयार होतो। किती मार्काला आहे, डेल्टाला थेव्हनिन्स थेरमला किती मार्कासाठी, 8 मार्कासाठी। ह्याच्या ऑरला काय विचारलं बघा,
बेसिक डेफिनेशन ज्या की आपण मगाशी थिअरी क्वेश्चन्समध्ये डिस्कस केल्या, ॲक्टिव्ह, पॅसिव्ह, लंप्ड, डिस्ट्रीब्युटिव्ह नेटवर्क. आणि याच्यासोबत एक क्वेश्चन विचारलेला आहे 6 मार्कासाठी तुम्हाला. कुणावरती आहे तो? क्रिप्चॉफ्स लॉ वरती. म्हणजे एक न्यूमरिकल 6 मार्काला विचारलं. आणि ते सुपरपोजिशनची न्यूमरिकल्स कुठल्या याच्यातला विचारलाय बघा बरं जरा. ए बी मधला, म्हणजे ह्याच सर्किट मधला, ए आणि बी मधला. ए बी इज नॉट मार्क्ड देअर. स्टेट सुपरपोजिशन थेरम अँड फाइंड द करंट थ्रू ए बी सर्किट युजिंग. ह्याच प्रॉब्लेमसाठी सुपरपोजिशन्सनी ह्या प्रॉब्लेमला सोडवायचं आहे. म्हणजे हा न्यूमरिकल तुम्हाला केव्हीएलनी सोडवायचा आहे. आणि ह्याचाच सोबत हा क्वेश्चन 8 मार्काला कुणानी सोडवायचा आहे? सुपरपोजिशननी सोडवायचा आहे. थोडक्यात इथे 2 न्यूमरिकल आलेत बघा, एक 6 मार्काला, एक 8 मार्काला, आणि एक थेअरीचं बीट आलं 4 मार्काला. ह्याच्या अपोजिटच्या क्वेश्चन्समध्ये 2 थेअरी बीट आले 6 आणि 4 मार्काला, आणि एकच न्यूमरिकल आला 8 मार्काला. सो डिपेंड आहे की असं काही जरूर नाही की थेअरी म्हटलं की 6 आणि 4 किंवा 6 आणि 3 मार्काला थेअरी येईल आणि 8 मार्काला न्यूमरिकल, असं काही नाही. इथे दोन्ही न्यूमरिकल 8 आणि 6 14 मार्क्सला तुम्हाला विचारलेले आहेत. तर ह्याच्यामध्ये एक जर तुम्ही इन जनरल बघितलं तर एक केव्हीएल वरती न्यूमरिकल असतो, एक सुपरपोजिशन किंवा एक थेव्हनिन्स वरती एक न्यूमरिकल कंपल्सरी आलेला असतो. इथे आपण असं बघितलं की थेव्हनिन्स वरती विचारलंय आणि सुपरपोजिशन्स वरती सुद्धा विचारलेलं आहे. पुढचा क्वेश्चन नंबर 7 आणि 8. ह्याच्यामध्ये बघा, पहिलं बीट काय विचारलं? आरटीसीची डेफिनेशन्स अँड व्हॉट आर द फॅक्टर ऑन विच इट विल डिपेंड, 3 मार्कासाठी. कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ लीड ऍसिड बॅटरी 6 मार्कासाठी. आणि वर्क पॉवर एनर्जीवरती एक न्यूमरिकल 8 मार्कासाठी. त्याच्यानंतर तुमचं ह्या ठिकाणी एक क्वेश्चन्स आहे बघा, याच्या ऑरला राईट युअर चॉईस फॉर द फॉलोइंग ॲप्लिकेशन्स. मोबाईल फोनमध्ये कुठली बॅटरी वापरू शकतो आपण? तर लिथियम आयन बॅटरी वापरतो. बस फक्त बॅटरी कुठली वापरणार आहात त्याचं इथे तुम्हाला हे लिहायचं आहे. इलेक्ट्रिक बाईक याच्या ठिकाणी सुद्धा आपण लीड ॲसिड बॅटरी वापरतो, लीड ॲसिड बॅटरी. आणि कन्व्हेन्शनल इलेक्ट्रिकल व्हेकल जसं ट्रक, कार वगैरे ह्याच्या ठिकाणी सुद्धा आपण लीड ॲसिड बॅटरी वापरतो. बस ह्या बॅटरी कुठल्या वापरणार आहात हे त्यांनी विचारलेलं आहे. 3 मार्कासाठी हा क्वेश्चन होता. पुढचा क्वेश्चन आहे तुम्हाला मोटरच्या स्पीडवरती किती मार्काला विचारलाय? 6 मार्काला. आणि शेवटी इन्सुलेशन रेजिस्टन्सचा प्रूफ, जे की मी थिअरीमध्ये तुम्हाला म्हटलंय की प्रत्येक पेपरला हा प्रूफ येतो म्हणजे येतो. डिराइव्ह द इन्सुलेशन रेजिस्टन्स, प्रूफ फॉर इन्सुलेशन रेजिस्टन्स. काय आहे तो प्रूफ? Ri is equal to rho I upon 2 pi L log n R2 upon R1. That proof will be frequently asked in lot of question papers. तर तो प्रूफ किती मार्काला विचारलाय? 8 मार्काला. इतर क्वेश्चन पेपरमध्ये हा 6 मार्काला विचारलेला तुम्हाला दिसेल. तर अशा पद्धतीने हा 2024चा पेपर होता. त्याच्यामध्ये ही क्वेश्चन्स आपण बघितली. जी थिअरी क्वेश्चन्स मी आता ह्या ठिकाणी डिस्कस केली तीच ऑलमोस्ट आपण आपल्या थिअरी बैंकमध्ये मगाशी डिस्कस केलेली तुम्ही बघितलेली आहे. सो दोस्तों, हमने आज BEE के लिए एग्जाम स्ट्रैटेजी देखी है. तो आई होप सबको ये सब समझ में आई होगी. तो इसके बाहर आपको कुछ अलग से करना नहीं है. पिछले 4 साल के पेपर्स आपको हार्ड कॉपी के साथ में रखने और उससे ही करना है. बस जो बताए उतना ही कीजिए. सो थैंक यू वेरी मच. आई होप यू विल डेफिनेटली हैव अ गुड स्कोर इन द एग्जाम्स. सो थैंक यू वेरी मच.